सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग शेड्यूल्स, जितने भी 12 शेड्यूल थे, ओरिजिनल कितने थे, बाद में 4 शेड्यूल जो ऐड हुए, इनको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्ट फर्स्ट यानी आर्टिकल 1 to 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था हम लोग पार्ट को टारगेट करके चलेंगे और इसी पार्ट के साथ साथ हम लोगों के सारे आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो यहाँ पे कवर होते रहेंगे। अब एक एक आर्टिकल को याद करना ना तो पॉसिबल है और ना ही एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो याद रखना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है, उतनी चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी। तो आज की क्लास में जो हमें टॉपिक करना है वो है हमारा सिटीजनशिप। क्या टॉपिक है हमारा? सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट का कंसेप्ट देखा था। आज हमें देखना है पार्ट सेकंड। सिटीजनशिप के बारे में कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आता है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के जो प्रोविजंस हैं, जो कंसेप्ट है, वो किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के जो कंसेप्ट है वो सिटीजनशिप से लेके रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले पूरे कंसेप्ट की बात करेंगे। देखिए, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी जो जरूरी है और जो ऑलरेडी पता है कि इंडिया में क्या है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप किसी भी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, हमें नहीं सीखना कि दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप कैसे लेते हैं, हमें बस ये सीखना है कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलती है और इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इतनी बात हमें समझ में आई। अब कैसे पता चलता है कि कौन सिटीजन है कौन नहीं? आपने क्या रूल्स बनाए थे जिससे ये पता लगा कि ये पर्सन इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे और ये पर्सन इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे? तो पहली बात, सिटीजन की बात कर रहे हैं तो जो इंडिया में रह रहे हैं, अभी समझेंगे कौन कौन कैसे कैसे, वो हो गए सिटीजन। प्लस जो यहाँ के पार्ट नहीं है, जो किसी बाहर की कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलियन। क्या कहते हैं? एलियन। ठीक है। अब एलियन में देखिए, बाहर की किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे लिए यानी इंडियंस के लिए क्या कहलाएंगे? एलियंस। अब एलियंस में कोई भी कंट्री हो सकता है, किसी कंट्री से हमारे फ्रेंडली रिलेशन हो और किसी कंट्री से हमारी लड़ाई छिड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ऑल टाइम एनिमी, बट ऑफिशियल एनिमी डिक्लेयर नहीं है। ऑफिशियल एनिमी डिक्लेयर नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तान के साथ हमारे इतने इश्यूज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे कोई ऑफिशियल एनिमी हमने उसे डिक्लेयर नहीं कर रखा। इंडिया के सबके साथ एक तरीके से देखे जाए तो ऑफिशियल एनिमी वाला जो सिचुएशन है वो किसी के साथ नहीं है। चाइना के साथ सिचुएशन अभी हमारी थोड़ी खराब चल रही थी, तो अगर चाइना का कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल, वॉर छिड़ जाती तो चाइना के कोई भी पर्सन जो थे वो हमारे लिए क्या हो जाते? एनिमी एलियन हो जाते। क्या हो जाते? एनिमी एलियन। तो एलियन भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं हमारे फ्रेंडली एलियन और एक हो सकते हैं हमारे एनिमी एलियन। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब सिटीजनशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ये सिटीजन है, जो इंडिया के सिटीजन हैं, इन्हें हम लोग कुछ राइट्स देते हैं। क्या देते हैं? राइट्स। जो आपका पार्ट 3 है उसमें हम लोग सारे फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स देते हैं। तो क्या एलियन को भी हम सारे सेम राइट देंगे जो सिटीजन को दे रहे हैं? क्यों हम इन्हें जॉब लगवाएंगे? क्या गारंटी हम इन्हें जॉब की देंगे? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अभी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे राइट्स को लेके, ठीक है, जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, एलियन को नहीं मिलते। और सिटीजन और एलियन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है यहां से, राइट्स से। तो जब पार्ट सेकंड कंप्लीट करने के बाद पार्ट 3 पे आएंगे तो ये सिटीजन और एलियन का कंसेप्ट हमें करके चलना है कि कौन से ऐसे राइट है जो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे और एलियन को नहीं मिलेंगे, और कौन से ऐसे राइट हैं जो एलियंस को भी मिलेंगे। ये बात समझ में आई हमें?
अब क्वेश्चन आता है व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। अब आज की डेट में हर कोई ये जानता है कि रिसेंट में जो इशू आए हैं रिगार्डिंग CAA और NRC को लेके, उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए ये सिटीजनशिप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो CAA और NRC का कंसेप्ट है, ये सब तो अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है ना, अभी रिसेंट में मुद्दे सुन रहे हो आप ये सारे। तो पुराने समय में आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में क्या कहता था, यानी कि हमें पहले अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है। हमें ये नहीं देखना कि CAA आना अच्छा है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, क्या कहानी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। अभी हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके क्या स्टैटिक बातें लिखी हैं, कौन सिटीजन होता है, कैसे सिटीजनशिप मिलती है, क्या कहानी है, कहानी की तरह ही सुनना है, ठीक है। तो आपको पता है हमें आज़ादी मिली कब, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और आज़ादी वाले टाइम पे डिसाइड हो गया था कि क्या होगा, पार्टीशन होगा। क्या होगा, पार्टीशन होगा। अब पहले तो एरिया सब एक पूरा कंबाइंड इंडिया था, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, बट जब पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की बात आई, इंडिया को डिवाइड करने की बात आई, तब प्रॉब्लम आई कि कौन कहाँ रहेगा, कौन पर्सन कहाँ रहेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, किस पर्सन को कहाँ की सिटीजनशिप दी जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू था, बिकॉज उस टाइम पे माइग्रेशन चल रहा था, मूवमेंट इधर से उधर चल रहा था। तो इस दिन अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि ये लोग सिटीजन होंगे, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट 26 जनवरी 1950 तक भी माइग्रेशन की कहानी खत्म नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे इसीलिए उस टाइम पे सिटीजनशिप को लेके कोई भी परमानेंट प्रोविजन ऐड नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो प्रोविजन जो थे वो टेम्परेरी थे, और यहाँ पे पावर दी गई थी किसको, पार्लियामेंट को। इन्होंने जो प्रोविजन बनाए थे वो अभी हम देखेंगे, बट आगे की पावर इन्होंने दे दी पार्लियामेंट को कि फ्यूचर में एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप को लेके क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। और हमारे प्रोविजंस की वजह से इस दिन तक जिन लोगों को भी सिटीजनशिप मिल गई है, अगर पार्लियामेंट के किसी एक्ट की, किसी प्रोविजन की वजह से उनकी सिटीजनशिप जाती है, तो यस, पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास वो पावर है। यहां तक की कहानी समझ में आई। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये पावर किसको, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी थी। जो लेटर ऑन पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया, वो कब बनाया था, जो सिटीजनशिप एक्ट बना था, पहला सिटीजनशिप एक्ट। बाद में इसमें बहुत अमेंडमेंट हुई हैं, चीजें चेंजेस हुई हैं, बट सिटीजनशिप जो एक्ट बना था उस टाइम पे, इट इज नॉट अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट बना था वो 1955 में बना। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, ठीक है। तो वो भी अमेंडमेंट के पार्ट हम देखेंगे क्या क्या आए हैं। तो यहाँ पे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1955 में ये एक्ट बना। तो इस बीच जो सिटीजनशिप की बात आप लोगों ने की होगी 1947 से 50 तक, ये कहानी क्या थी, किस तरीके से क्या प्रोविजन आपने फॉलो करे, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोविजन देखेंगे। तो उस टाइम पे इन लोगों ने सिटीजनशिप की कहानी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया कि हम 4 कैटेगरी के बेसिस पे सिटीजनशिप की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से पहले 4 कैटेगरी के नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके इन कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक छोटा नहीं है क्योंकि अभी करंट में ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में सारी कहानी, स्टैटिक प्लस करंट, सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले 4 कैटेगरीज जिसमें इन्होंने डिवाइड करा, वो 4 कैटेगरीज क्या थी। तो 4 कैटेगरीज की बात की जाए तो पहली कैटेगरी तो थी, वो थी डोमिसाइल के बेसिस पे, कौन कहाँ का रेजिडेंस है, अभी डिटेल में देखेंगे। डोमिसाइल के बेसिस पे मतलब कौन कहाँ का रेजिडेंस है। दूसरा जो बेसिस था वो था माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनकी सिटीजनशिप को लेके बात कि उनकी सिटीजनशिप का क्या करना है। इसके अलावा तीसरा था जो लोग पहले क्या हो गए, इंडिया में थे, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मन नहीं लगा, नहीं रह पाए, कुछ भी चीजें सिचुएशन, वापस इंडिया आ गए। क्लियर, इंडिया में ही थे लेकिन इस सब पार्टीशन के बाद क्या करा उन्होंने, वो पाकिस्तान चले गए, बट ड्यू टू सम रीजन नहीं रह पाए, मन नहीं लगा, व्हाटएवर, अपना पुराना घर याद आ गया, ये वापस इंडिया आ गए। तो इन लोगों की सिटीजनशिप का क्या हुआ। उसके अलावा बात की जाती है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, क्या कहानी है, अभी देख लेंगे इसे। बट अभी हमें देखना है कि ये 4 कैटेगरीज में बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया गया। डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान के बेसिस पे, इंडिया में थे पाकिस्तान गए एंड देन फिर इंडिया आ गए इस बेसिस पे, एंड PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बेसिस पे सिटीजनशिप। क्लियर हुई। अब हम पहली बात करेंगे डोमिसाइल की। किसकी? डोमिसाइल की। सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। आप यहां पे रह रहे हो, आप यहां के रेजिडेंस हो, क्लियर, बन गए सिटीजन। आप यहां के रेजिडेंस हो, आप बन गए सिटीजन। कंडीशन अटैच क्या थी कि आपका एनी ऑफ योर पेरेंट, आपके कोई भी पेरेंट में से मदर या फादर, जब हम बोल रहे हैं ईदर ऑफ पेरेंट या एनी ऑफ पेरेंट, तो या तो मदर या फादर क्या है, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो क्या हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। ये कंसेप्ट यहां पे हमें माइंड में रखना था। एक तो आप रेजिडेंस हो गए, प्लस आप, ठीक है, आपके एनी ऑफ द पेरेंट मतलब या तो मदर या तो फादर क्या हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, ये केस। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 26 जनवरी 1950 के 5 इयर्स बिफोर, 5 साल पहले तक इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में आपका रेजिडेंस था, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले तक, मतलब 5 साल तक, 45 से 50 तक भी अगर आप इंडिया में रहे हो तो भी आपको क्या मिल जाएगी, यहां पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इससे आपको एक बात क्लियर हो रही है, उस टाइम पे ब्रिटिशर भी थे, यहाँ पे ब्रिटिशर रूल कर रहे थे यहाँ पे। इसका मतलब 5 साल पहले तक आजादी तो यहां मिली है और एकदम से तो ब्रिटिशर भाग नहीं गए सारे। यहां पे मतलब उन लोगों को भी मौका मिला, ऐसे ब्रिटिशर जो ब्रिटेन वापस नहीं जाना चाह रहे थे या नहीं गए, उन्हें भी यहां पे मौका मिला कि वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। क्लियर हुई। तो क्या मौका था, क्या वो सिटीजन बने? तो यस, यहाँ पे क्लियर कट इस प्रोविजन के थ्रू उन्हें मौका दिया गया। अब उनके पेरेंट जरूरी तो नहीं है ना इंडिया में पैदा हुए हो, बट ये कंडीशन तो हो सकता है उन्होंने फुलफिल की हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले तक इंडिया में रह रहे थे। ये समझ में आया? तो डोमिसाइल का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, जहां हम रह रहे हैं वहीं के हम रेजिडेंस बन गए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आती है हमारी दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है? माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा समझ के चलना है। माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से कोई आ रहा है और वो इंडिया का रेजिडेंस बनना चाहता है। क्या करें? पाकिस्तान से कोई पर्सन आ रहा है और वो इंडिया का रेजिडेंस बनना चाह रहा है, तो पहली तो एक कंडीशन यस बन सकता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट की, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान पहली कंडीशन बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बनो। ठीक है, तो यस हो गया, बन सकते हो। क्या कंडीशन है पहली? आपके कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट। अब यहां पे हम एनी ऑफ द वर्ड नहीं ऐड कर रहे हैं, दोनों, या तो मदर फादर दोनों या फिर ग्रैंड पेरेंट दादा दादी आपके दोनों, ठीक है, बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में। इंडिया जो कि क्या था? अनडिवाइडेड था। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब की बात है। आपके क्या मदर फादर या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या हुए हो? बॉर्न हुए हो। ये कंडीशन फुलफिल कर लोगे, ठीक है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट हुए थे इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में। उसके बाद की कंडीशन क्या है? अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए हो, 19 जुलाई 1948 से पहले आप पाकिस्तान से इंडिया आ गए हो, तो सिंपली आप यहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंस बन गए। कुछ नहीं करना, आप यहां के रेजिडेंट क्या हो? बन गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ पर्सन कम आफ्टर 19 जुलाई 1948? अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है, तो अब ये पर्सन बाद में आया है तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं बनेगा। इसे क्या कराना पड़ेगा? इसे अपने आप को कराना पड़ेगा रजिस्टर। इसे अपने आप को कराना पड़ेगा रजिस्टर। रजिस्टर का क्या प्रोसेस है? माइग्रेट होके आप पाकिस्तान से इंडिया आए, आप पहले 6 मंथ तक यहां रहो, 6 महीने स्टे करो। ऐसे ही नहीं आज आए हो और आज ही जाके एप्लीकेशन दे दी कि मुझे सिटीजन बनना है। आज आप आए हो माइग्रेट होके, 6 महीने तक इंडिया में रहो,
6 मंथ स्टे करो, देन अप्लाई करो, देन आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और तभी कर सकते हो जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे बॉर्न हुए हैं तब आप बन सकते हो, अगर तो पहले आ गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑर्डिनरी रेजिडेंस बन गए, खत्म काम। बट अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप यहाँ पे आए हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, 6 मंथ का स्टे करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, देन आप यहाँ के सिटीजन बन जाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 19 जुलाई डेट क्यों, ये जो 19 जुलाई 1948 डेट है इसको क्यों हम एज अ पर्टिकुलर टारगेट यूज कर रहे हैं? बिकॉज इस दिन क्या करा गया था, इशू करा गया था परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम, इससे पहले क्या हो रहा था 1948 19 जुलाई से पहले, कि जो भी माइग्रेट कर रहा है इधर से उधर मूवमेंट चल रही है, ना कोई रोक ना कोई टोक, जिसका मन करा वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से इंडिया आ गया, कोई रोक टोक नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे क्या कहा गया कि अब हम लगा रहे हैं परमिट, ये जो इधर उधर की कहानी चल रही है इस पे हम लगा रहे हैं परमिट। अगर आपको माइग्रेट करना है इधर से उधर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। तो हमने दो कंडीशन देख ली, कौन कौन सी? पहला हमने देखा है डोमिसाइल वाला केस, डोमिसाइल के बाद हमने देखा कि अगर आपको माइग्रेशन कराना है पाकिस्तान से, वो केस। पाकिस्तान से माइग्रेट कराने के बाद हमें देखना है तीसरा केस, जिसमें क्या कहते हैं, इंडिया से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में किसी भी रीजन से आप नहीं रहे हो, आप वापस इंडिया आ गए हो। ठीक है, तो ये केस अब हमें देखना है। यहां पे रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, 19 जुलाई 1948 के बाद वाली। तीसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा तीसरा केस क्या है, इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से देन अगेन इंडिया। इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से अगेन इंडिया। इसमें क्या होगा, यहां थे, गए, नहीं रह पाए किसी भी रीजन से, वापस आए, अब क्या करें, कैसे बने, बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है, पहली बात तो 1 मार्च 1947 इज द डेट। अगर आप इस टाइम पे आ गए हो, ठीक है, आप इस टाइम तक आ गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की कहानी 6 मंथ का स्टे वाला पार्ट रहेगा। 6 मंथ स्टे करो, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। समझ में आया? 6 मंथ के लिए स्टे करोगे, फिर अप्लाई करोगे, देन सिटीजनशिप मिलेगी। बट एक यहाँ पे पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ये कहानी देख ली तो क्या आज की डेट में भी कोई आएगा तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है? नहीं। ये कब तक के लिए वैलिड था? ये वैलिड था 26 जनवरी 1950 तक। मतलब इस तरीके के रजिस्ट्रेशन आप कब तक करा सकते हो? सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक। उसके बाद आप इस टाइप के रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। क्लियर? तो क्या होगा 26 जनवरी के बाद अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो 26 जनवरी के बाद जितने भी सिटीजनशिप के प्रोविजंस थे, जो भी कंसेप्ट था कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कैसे जाएगी, ये कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं और कैसे लॉस करते हैं। वो सब किसके थ्रू होगी? वो सब होगी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन से। क्लियर? यहां के बाद कोई भी कहानी हम इस सब पुराने सिस्टम से नहीं चलाएंगे। जो भी चलेगी वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन से चलेगी। बार बार इस एक्ट का नाम आ रहा है तो हम इसे पढ़ेंगे कि ये एक्ट के प्रोविजन एक्चुअली में क्या थे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इसमें वो है पीआईओ। पीआईओ के केस में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो सिटीजनशिप मिलने की बात तो तब आएगी जब हमें पता होगा पीआईओ क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया का था बट वो बाहर रिजाइड कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी क्या था? इंडिया का था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये बिलोंग करते थे इंडिया से, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? रिजाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। पहले तो मीनिंग याद रखना है, पीआईओ का मीनिंग याद रखना है। बहुत जगह पीआईओ यूज होगा कि पीआईओ को ये चीज मिलती है, ये राइट मिलते हैं, ये राइट नहीं मिलते। तो पीआईओ सुनते ही मीनिंग दिमाग में आना चाहिए कि वो पर्सन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में जमीन जायदाद कुछ है इनकी, लेकिन वो बाहर रह रहे हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा था ना,
जब ब्रिटिशर यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे भी कुछ 2, 4, 5, 10 लोग थे इतने अमीर कि जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा था। इंडिया में तो पढ़ाई थी नहीं अच्छी खासी, ब्रिटिशर ने अपना सिस्टम इम्पोज करा था और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो थे वो बाहर से, जो हायर स्टडीज थी वो बाहर से ही करके आते थे। तो ऐसे केस में अगर कोई पर्सन बाहर पढ़ाई करने गया और उसके बाद वो वहीं सेटल हो गया, ठीक है, आज तो आपको हर घर में ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है, बट उस टाइम पे भी ऐसी चीजें होती थी। वो पर्सन गया, वो बाहर ही सेटल हो गया और वो वापस इंडिया नहीं आया। पेरेंट्स यही है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स नहीं गए, बच्चा बाहर गया पढ़ाई करने एंड देन वहीं सेटल हो गया, तो वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा, PIO कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। तो वो कैसे सिटीजनशिप ले सकता था? उसको क्या करना होता था, जो भी वहां पे जिस जगह पे भी वो रह रहा है वहां के जो भी डिप्लोमेट होते थे, ठीक है, जो भी डिप्लोमेट होते थे उनको उस डिप्लोमेट से कांटेक्ट करना है। बहुत सिंपल तरीका था। बिफोर सिटीजनशिप एक्ट 1955, 55 के प्रोविजन अलग होंगे, अभी 55 से पहले की कहानी है। तो उसको वहां के डिप्लोमेट से क्या करना था, कांटेक्ट करना था। डिप्लोमेट से कांटेक्ट करा, इफ ये डिप्लोमेट जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, चीजें ठीक है, मुझे इसको सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, तो हो जाएगी सिटीजनशिप ग्रांटेड। तो इसको वहीं बैठे बैठे इंडिया में आने की कोई जरूरत भी नहीं है, वहीं बैठे बैठे इस पर्टिकुलर पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इससे कांटेक्ट करना है, इससे बात करनी है, इसको सिचुएशन समझानी है। अगर ये डिप्लोमेट एग्री हो गया तो यू विल गेट द सिटीजनशिप विदाउट इवन कमिंग टू इंडिया। इंडिया में आने की भी जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया? ये सारी कहानी कब तक की है? 1950 तक, जब हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगली क्लास में हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में स्टडी करना, कि इसके थ्रू कैसे किसको सिटीजनशिप मिलेगी और कब सिटीजनशिप जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पे खत्म हो गया स्टैटिक पार्ट। उसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं, देखो CAA NRC तक आना है अगर, तो ये पढ़ा के काम नहीं चलेगा ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कौन से ईयर में चेंज आया और उसमें क्या चेंज किया गया सिटीजनशिप को लेके, वो अमेंडमेंट भी हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और उस अमेंडमेंट के बाद ये वाला टॉपिक हम लोग सेपरेट वीडियो में अलग से ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? कंसेप्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।